हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति। ये बात ही सबको पता होगा कि फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 को शुरू हुआ था, यानी 14 जुलाई 1789 को शुरू हुआ था। लेकिन ये क्रांति या कोई भी क्रांति तो वो वन डेज में शुरू नहीं हो जाता है। किसी भी क्रांति को शुरू होने के पीछे कई सारी घटनाएं होती है, कई सारी कहानियां होती है। तो हम उन कुछ कहानियों को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। 1774 यानी 1774 में बुर्बो राजवंश की शासन थी यहाँ पे, और इस समय यहाँ पे तो यहाँ के शासक थे लुई 16 1774 में यहाँ पे शासक थे। लुई 16 से हम पीछे थोड़ा जाते हैं, लुई 14, लुई 15। तो लुई 14 के बाद जो लुई 15 और लुई 16 थे, ये दोनों ही शासक के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये एक तरह से अयोग्य शासक थे। इन्हें सिर्फ विलासिता से मतलब होता था, या फिर ये जो भी अपने शासन करने का तरीका था उसको इन्होंने अच्छे से किया नहीं था। इनके राज्य में जो लुई 15 और 16 थे, इनके राज्य में फ्रांस की जो जनता थी वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे कुप्रभाव हो गया था। वहाँ की जनता जो थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी इनके शासन से। इस समय जो फ्रांसीसी समाज थी, इस क्रांति के पीछे का जो हम ये पढ़ेंगे सोशल कारण, सामाजिक कारण, तो ये सबसे बड़ा इसमें एक रोल है। ये डिवाइड जो था वहाँ के स्टेट, यानी फ्रांसीसी समाज पूरे 3 पार्ट में डिवाइड था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ये प्रथम स्टेट के जो लोग थे जिसमें पादरी वर्ग आते थे, जो कि चर्च के, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे चर्च में जो लोग वो रिलीजियस करवाते हैं, जो भी रिलीजियस वर्क वगैरह कराते हैं उनको हम पादरी कहते हैं। एंड सेकंड द्वितीय स्टेट के लोग थे कुलीन वर्ग, हम इन्हें अभिजात वर्ग भी कहते हैं। एंड थर्ड स्टेट के जो लोग थे ये थे जनसाधारण, यानी पूरे फ्रांसीसी सोसाइटी का जो था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट एंड तृतीय स्टेट। अगर हम इनके पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो जनसाधारण जो थे ये लगभग फ्रांसीसी पॉपुलेशन का 90% हिस्सा था। यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पे जो संख्या थी वो जनसाधारण वर्ग का था। 90% लोग वहाँ पे जनसाधारण से आते थे, और बाकी जो 10% लोग थे वो इस दोनों में ही थे, पादरी वर्ग में और कुलीन वर्ग में। लेकिन अगर हम बात करें कि जो फ्रांस का संसाधन था, जो भी वहाँ के रिसोर्सेज थे, उसको यूज जो करते थे, तो वो बहुत ही माइनर पार्ट इस वर्ग के द्वारा, तृतीय स्टेट के द्वारा, जनसाधारण वर्ग के द्वारा यूज किया जाता था। यानी ये टोटल जो भी वहाँ का रिसोर्सेज था उसका 40% ही यूज करते थे। यानी 90% लोग वहाँ के रिसोर्सेज का 40% यूज करते थे, और बाकी जो 60% रिसोर्सेज था वो 10% के द्वारा यूज किया जाता था। यानी यहाँ पे कितना ज़्यादा डिफरेंसेस था ये आप देख सकते हैं कि पूरे 90% लोग जो है वो 40% रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, एंड 10% लोग जो है वो 60% रिसोर्सेज को यूज़ करते थे। ये जनसाधारण कम रिसोर्सेज को तो यूज़ कर ही रहे थे, संसाधन इनके पास बहुत कम था, खेती करने के लिए इनके पास लैंड बहुत कम था। लेकिन ये वही वर्ग था जो टैक्स भी पे करता था, यानी कर अदा भी यही वर्ग करता था, जनसाधारण वर्ग ही करता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिख रखा है पहले से, ये 2 तरह के कर ये देते थे। पहला टाइड जो कि धार्मिक कर होता था, और ये चर्च को देते थे, यानी ये डायरेक्टली टाइड जो है ये चर्च को दिया जाता था। एंड सेकेंड जो कर था ये डायल, ये प्रत्यक्ष कर था। इसके अलावा नमक, तंबाकू, इस तरह की कुछ वस्तुओं पे अप्रत्यक्ष कर भी लगता था। ये जो धार्मिक कर होता था ये 1/10 होता था, यानी जो भी इनके उत्पादन था उसका 10th पार्ट, 10वां हिस्सा जो होता था ये टाइड धार्मिक कर के रूप में दिया जाता था। यहाँ पे एक जनरल स्टेट होती थी, मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ एक जनरल स्टेट होती थी, और ये जनरल स्टेट का काम था, ये एक तरह से राजा के सलाहकार के रूप में काम करते थे। जो यहाँ पे किंग होते थे, राजा होते थे, उनके सलाहकार के रूप में जनरल स्टेट काम करती थी। एवरी ईयर यहाँ पे जनरल स्टेट का एक मीटिंग बुलाया जाता था, और जिसमें कि ये कर के बारे में डिस्कस करते थे। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का कर है तो हम उसे कैसे लगाएंगे, कितना लगाएंगे।
लेकिन पिछले 175 ईयर से, यानी लुई 14 के टाइम से, लगभग 1614 के टाइम से अप्रॉक्स, उसके बाद से यहाँ पे इस जनरल स्टेट की बैठक बुलाई ही नहीं गई थी, इनकी मीटिंग बुलाई ही नहीं गई थी। जब यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग जो हैं, ये जन साधारण ने आवाज़ उठाना शुरू किया, इन्होंने क्वेश्चन करना शुरू किया। देन 5 मई 1789 को नए कर के प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाए गए। इस बैठक का भी एक रूल होता था कि प्रत्येक वर्ग से एक वोट जाएगा, यानी पात्री वर्ग से भी एक वोट जाएगा, अभिजात वर्ग कुलीन वर्ग से भी एक वोट जाएगा, और एक वोट जो है वो जन साधारण वर्ग से जाएगा। लेकिन यहाँ पे जन साधारण जो 5 मई 1789 को बैठक हुई, तो इसमें जन साधारण का डिमांड था कि जितने भी इस सभा में लोग आएंगे, जनरल स्टेट में जितने लोग आएंगे, सब लोग एक एक मत करेंगे। और इस तरह से ये कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया और ये बैठक यहीं पे ख़त्म हो गई। इसमें भी कुछ नए टैक्स जो है वो नहीं लागू हो पाया। लेकिन राजा के विलासिता के वजह से और जो भी था राजमहल के खर्चे को पूरा करने में, यहाँ पे फ्रांस के ऊपर लगभग 10 अरब लिवरे, जो वहाँ के करेंसी था, जो बाद में ख़त्म कर दिया गया 1794 में लगभग, तो 10 अरब लिवरे जो है यहाँ पे कर्ज चढ़ गया था। और इस कर्ज को चुकाने के लिए फ्रांसीसी जो राजा थे उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो टैक्स बढ़ाने के बाद चीज़ें बहुत महंगी होगी और जिससे जनसाधारण वर्ग जो है ये आंदोलित हो गए थे, यहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ मिला नहीं इन्हें, क्योंकि ये बैठक ऐसे ही बिना कुछ डिसीजन किए ही खत्म हो गई। इसके बाद जो जनसाधारण वर्ग थे, इन्होंने एक नेशनल असेंबली का गठन किया और वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में, वर्साई में इंडोर टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने अपना एक नेशनल असेंबली का गठन किया। इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे मिराबवे और आबेशिये। ये दोनों में से कोई भी जनसाधारण वर्ग से संबंध नहीं रखते थे। मिराबवे जो थे वो कुलीन वर्ग से संबंध रखते थे और आबेशिये जो कि पादरी वर्ग से संबंध रखते थे। ये दोनों ही नेशनल असेंबली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, रिप्रेजेंटेटिव थे। और इन दोनों ने वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में अपना असेंबली का गठन किया और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जब तक ये जो पूरा फ्रांस का राजतंत्र था, इनके ऊपर जब तक संविधान का कंस्टिट्यूशन का अधीन नहीं हो जाएगा, यानी राजा के ऊपर संविधान का अधिकार नहीं हो जाएगा, राजा अपना मनमानी करना बंद नहीं कर देगा, तब तक ये नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। और ये नेशनल असेंबली को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रतिनिधि